हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस एडिशन में हम देखेंगे बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड का Q2 इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। हमने बीएलएस इंटरनेशनल को पहले रिविजिट किया हुआ है, बट उस विजिट को काफी टाइम हो गया है और अभी समय आ गया है कि उसको एक बार दोबारा रिविजिट किया जाए, क्योंकि उस समय से काफी चीजें चेंज हुई हैं। कंपनी के कैश फ्लोज चेंज हुए हैं। एमईए ने डीबार किया था बीएलएस इंटरनेशनल को 3 इयर्स के लिए। वो डीबारमेंट हटा था। चाइनीज आईवेक्स सेंटर्स बीएलएस को अवार्ड हुए थे। आधार के 2500 टू 2600 करोड़ के बिजनेस अवार्ड हुए थे। और बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हुई थी। बट बीएलएस इंटरनेशनल जो है एक तरीके से एक ऐसा कंपनी है जिसके पास जो एडिशनल कैश फ्लो आता है वो कॉन्स्टेंटली उसके नेट कैश फ्लो को कंपाउंड करते रहता है। और उसके वजह से क्या होता है कि अगर कंपनी को कोई एक्विजिशन का चांस दिखे ग्लोबली, तो वो उसको इजीली पिकअप कर सकती है। FY 25 में कंपनी ने 4 एक्विजिशंस किए थे 1000 करोड़ के। और उसके बाद भी अभी भी कंपनी के पास 1300 करोड़ पड़ी हुई है। तो इस 1300 करोड़ को वो कॉन्स्टेंटली रिविजिट करती है कि कहाँ से वो या तो अपने डिजिटल सर्विसेज में जो वो गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू बिजनेस प्रोवाइड करती है उसमें ऐड कर सके, या वीजा एंड कंज्यूलर सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करती है उसमें ऐड कर सके। तो वीजा और कंज्यूलर सर्विसेज जो है वो Q1 FY 25 में 83% बीएलएस का बिजनेस थी। और जो डिजिटल एंड कंज्यूलर सर्विस है, डिजिटल एंड कंज्यूलर सर्विस, वो Q1 FY 25 में क्लोज टू 17% बीएलएस का बिजनेस था। तो इस एडिशन में हम थोड़े और डिटेल में देखेंगे। हम देखेंगे की फाइनेंशियल हाइलाइट्स ऑफ द बिजनेस, Q2 FY 26 के बिजनेस हाइलाइट्स, फिर कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस ऑफ Q2 एंड हाफ ईयर वो कैसा रहा है। कंसोलिडेटेड पीएनएल, पैट मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है बिजनेस का, वो क्यों हुआ है। जो प्राइस में जो मूवमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, अभी जो प्राइस करेंटली है वो 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज से भी नीचे है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अर्निंग पर शेयर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती जा रही है। तो हो क्या रहा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है कि क्या क्या शेयर होल्डर्स को ये लग रहा है कि ये स्टॉक फ्यूचर में अंडर वैल्यूड रहेगी। तो अगर किसी को लगता है कि ये सारे फैक्ट्स देखने के बाद कि ये कॉन्ट्रेरियन व्यू लेना बनता है इस पे, तो वो डेफिनेटली इसको एक्सप्लोर करे। मैं जो भी प्रेजेंट करने वाला हूँ वो प्योरली एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। उसमें कोई स्टॉक टिप नहीं है या कोई सजेशन नहीं है कि आप ये स्टॉक उठाएं या इसको सेल करें। आप अपना जो इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस है वो खुद से यूटिलाइज करें या फाइनेंशियल एडवाइजर को डेफिनेटली कंसल्ट करें बिफोर पिकिंग अप द स्टॉक। तो ये जो Q2 FY 26 के सम ऑफ द बिजनेस हाइलाइट्स है वो हम देखते हैं। आई थिंक बीएलएस इंटरनेशनल का जो रेवेन्यू और ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो कॉन्स्टेंटली एक एक अपटिक पे रहा है। और ऐसे बिजनेस का जो इनऑर्गेनिक एवेन्यूज ढूंढता है ग्रोथ के लिए, वो काफी लाजमी है कि ये ऐसा ही होगा। क्योंकि अगर वो नए नए बिजनेसेस ऐड करता है, लोन डिसबर्समेंट की चीजें ऐड करता है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा अपटिक इसके डिजिटल सर्विसेज में हमें देखने को मिली थी इस साल। अगर आप यहाँ पे देखें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है वो 48.8% ईयर ऑन ईयर से ग्रो करके 736.6 करोड़ पे बैठा था। एबिटा भी जो है वो 29.7% से ग्रो होके 212.8 करोड़ पे बैठा था। एबिटा मार्जिन जो है वो 28.9% पे स्टेबलाइज है। डिजिटल एंड कंज्यूमर सर्विसेज के जो एबिटा मार्जिन है एक तरीके से वो हल्के से कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, क्योंकि उनका जो एक्विजिशन था एडाफिडेलिस का, उसमें रेवेन्यू में तो काफी ग्रोथ देखने को मिला। बट जो जो उसका जो एबिटा है वो 3% पे ऐड होता है। तो जो वेटेड पहले जो 15% पे था उनका था, वो गिर के अब 7% पे हो गया वेटेड एवरेज अगर ले तो वो सारी चीजें, काफी सारी चीजें हुई हैं। फिगर्स फिगर्स का मैजिक, फिगर्स का स्टोरी हम देखेंगे इस प्रेजेंटेशन में, तो आप एंड तक डेफिनेटली बने रहिए। और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जो ये व्यू कर रहे हैं, काफी सारे लोग इसको व्यू कर रहे हैं और काफी लंबे समय तक एंड वीडियो के इसको व्यू करते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरा मोटिवेशन आपके सब्सक्रिप्शन पे निर्भर है। मेरा कंटिन्यूअस यूट्यूब में रहना आपके सब्सक्रिप्शन पे निर्भर है। तो डेफिनेटली आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये मुझे डेफिनेटली मोटिवेट करता है आगे और काम करने के लिए।
तो कंपनी को अगर आप देखेंगे, एक एनुइटी टाइप कॉन्ट्रैक्ट मिला था आधार से 2055 करोड़ का, टू एस्टैब्लिश एंड ऑपरेट डिस्ट्रिक्ट लेवल आधार सेवा केंद्र। तो ये 6 साल का प्रोजेक्ट है। इसमें रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी हाई है, एन्युटी टाइप प्रोडक्ट है, ऑल्दो मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 10 to 15% के रेंज में रहेगी। और अगर इसमें कुछ कॉस्ट ओवररन रहे तो उसमें भी एक एस्केलेशन के कॉज रहेंगे। बट ये जो इसका जो वीजा एंड कंसुलर सर्विसेज जो बहुत हाई मार्जिन पे ऑपरेट करता है, वैसा नहीं है। बट रेवेन्यू विजिबिलिटी क्योंकि है और वो सारी चीजें हैं, तो इट्स डेफिनेटली अ गुड एड टू हैव। फिर द कंपनी वाज अवॉर्डेड अ 3 year कॉन्ट्रैक्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एस्टैब्लिश आईवेक सेंटर्स इन चाइना। चाइना में 3 जगहों पे ये आईवेक सेंटर्स खुलने की बात चल रही है, बीजिंग, ग्वांगजाओ और शंघाई। तो चाइना क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट्स भी स्टैब्लिश होने वाली है, दिस इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट इन द नेक्स्ट 3 years। लेट्स सी हाउ मच इट जनरेट्स। अभी मैनेजमेंट का कमेंट्री इसके ऊपर आया नहीं है। और अगर किसी को इसके बारे में पता है कि इन द नेक्स्ट 3 years ये आईवेक सेंटर जो चाइना में खुल रहे हैं उससे कितना जनरेट हो सकता है, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन पे हमें बताइए। एज अ स्मॉल नेट कम्युनिटी हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हैं कि ये टॉप लाइन पे कितना ग्रोथ दिखाएगा, और टॉप लाइन पे जो ग्रोथ दिखाएगा उस पे बॉटम लाइन पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, और मार्जिन्स कैसे रहेंगे इसके। अगर किसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे हमें बताएं। तो ये जो चौथा पॉइंट है, इससे मैं काफी एग्री नहीं करता हूँ। अभी आई थिंक ये जो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था, मैं इनका जो अर्निंग कॉल ट्रांसक्रिप्ट था वो मैं पढ़ रहा था, और उसमें जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो काफी भड़क गए थे। वो ये कह रहे थे कि आपने 100% एक होटल में डाला है, जो कि यूके में है, तो कल को अगर आपको कोई दूसरा सेक्टर दिखे उसमें भी डाल दोगे क्या? तो मतलब आई थिंक उनका क्वेश्चन काफी जायज है कि आप अगर एक्वायर कर रहे हैं और आप कैपिटल एलोकेट कर रहे हैं, तो एक तरीके से आप ऐसे कैपिटल एलोकेट करें जो जो आपके बिजनेस को अलाइन करे और जो आपके बिजनेस को एक फ्लिप दे और एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे सेट करे। तो बट देखा जाए तो अगर इनके पास 1300 करोड़ का कैश है, उसमें से सिर्फ 79 करोड़ एक होटल बिजनेस में इन्होंने डाला है, तो मार्जिन ऑफ डाउट इनको दे सकते हैं। और मैनेजमेंट, आई थिंक शिखर अग्रवाल जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने ये कहा था कि बहुत ज्यादा डिमांड आते थे उन्हें यूके में तो ये अक्वायर करने के लिए, तो उस नजरिए से उन्होंने एक्वायर किया है। तो क्योंकि ये ओवरऑल कैश का एक स्मॉल कंपोनेंट है, तो हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं। या आपको अगर लगता है कि ये डेफिनेटली वर्थ नहीं था, तो ये कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा डाइवर्जन था, नहीं होना चाहिए था। बट क्योंकि ये कैश फ्लो, जो कैश पड़ा हुआ है कंपनी के पास, उसका एक बहुत स्मॉल परसेंटेज था, तो बेनिफिट ऑफ डाउट कम ये मैनेजमेंट को दिया जा सकता है। तो यहाँ पे देखें, कंपनी कंटिन्यूज टू जनरेट स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, बैलेंस शीट फर्दर स्ट्रेंथन विद नेट कैश बैलेंस 1306 करोड़ इनके अकाउंट में है 30 सितंबर 2025, कंपेयर टू 928 करोड़ FY25 के एंड पे। तो एक स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग है, तो बिजनेस काफी बढ़िया कर रही है, बिजनेस का नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया है। तो वो जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है, उनके कैश अक्रू हो रहे हैं, और उस कैश से कॉन्स्टेंटली इनऑर्गेनिक एवेन्यूज ढूंढ रहे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। जनरली क्या होता है कि अगर कंपनी के पास एवेन्यू नहीं होता ग्रोथ करने के लिए, तो वो अपना शेयर प्राइस हायर मेंटेन करने के लिए वो डिविडेंड देती है और बायबैक के ऑप्शंस देती है। बट मुझे ये लगता है कि ये जो डिविडेंड और बायबैक के जो ऑप्शंस है, उससे कई ज्यादा बेहतर है इनऑर्गेनिक एवेन्यू ग्रोथ। और कैपिटल एलोकेशन अगर ढंग से किया जाए, तो जितना आपका कंपाउंडिंग आपके प्राइस में देखने को मिल सकता है, उतना वो डिविडेंड और वो सब दे ही नहीं सकता। क्योंकि डिविडेंड एक बार आप शेयर होल्डर्स के हाथ में आ गया, तो शेयर होल्डर्स ज्यादातर जो है, ये माना जाता है कि शेयर होल्डर्स कंपनी मैनेजमेंट से ज्यादा समझदार नहीं होंगे, वो उस कैश को कंपनी से बेटर यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो एक बार वो आपके अकाउंट में हिट किया, तो ज्यादातर शेयर होल्डर्स उसको ग्रो नहीं कर पाएंगे उस तरीके से जिस तरीके से कंपनी उसको ग्रो कर पाती है, अगर आप उसके शेयर होल्डर होते। यार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखेंगे, ये बिग जंप आया, 48.8% आया है। और ये जो सारी चीजें हुई हैं, ये कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस है, तो इसमें जो डिजिटल एंड कंज्यूमर सर्विसेज है
और वीजा एंड कंसुलर सर्विसेज दोनों इन्वॉल्व है। तो क्योंकि एडा फिडेलिस भी इसमें ऐड हुई है। एडा फिडेलिस एक तरीके से लोन डिस्बर्समेंट कंपनी है जिसमें बीएलएस इंटरनेशनल का स्टेक है। तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि एबिटा मार्जिन जो है उसमें उसमें गिरावट आई है, 28.9% पे आ गई 33.1% से। पर जो रेवेन्यू जो है टॉप लाइन उस पर ग्रोथ आई है 48.8%। इवन पैट एंड पैट मार्जिन में भी आप बॉटम लाइन में भी देखेंगे तो 29.4% पे Q2 FY25 में था, जो कि गिर के अभी 25.2% हो गई है। बट ओवरऑल द प्रॉफिट हैज ग्रोन, द हायर profit contributing business has grown. It has been added by a lower profit contributing business, lower profit margin contributing business, जिसकी वजह से ओवरऑल जो वेटेड एवरेज आपको प्रॉफिट मार्जिन है वो 29.4% से 25.2% पे गिर गया है। Strong revenue growth on account of higher visa application also due to consolidation of Citizenship Invest and Adofidelis Solutions. Growth in EBITDA and PAT was driven by visa business, which witnessed shift from partner-run model to self-managed model in addition to consolidation of Citizenship Invest and Adofidelis Solutions. फिर ये हाफ ईयर का भी देखेंगे, सिमिलर ट्रेजेक्टरी 46.5% का ग्रोथ, 1447 करोड़ का इनका बिजनेस हुआ है हाफ ईयर FY26 में। एबिटा मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है व्हेन इट मूव फ्रॉम हाफ ईयर फर्स्ट हाफ FY25 टू फर्स्ट हाफ FY26। एंड पैट मार्जिन में भी ऑल्दो ग्रोथ हुआ है 37.76% का, 366.7 करोड़ का प्रॉफिट है। बट मार्जिन आप देखें तो मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है हल्का सा। तो यही है इसका कंसोलिडेटेड पीएनएल। यहाँ पे हम देखेंगे पैट जो 27.4% था, 27.4% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। और ईयर ऑन ईयर हाफ ईयर में 37.6% ग्रो हुआ है। तो यहाँ पे आप पैट मार्जिन में देखेंगे वही हमने जो डिस्कस किया था इसके कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। इसका सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगता है कि इसका जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो काफी हाई है। अब एसेट टर्नओवर रेशियो हम कैसे डिफाइन करते हैं कि आपका जो न्यूमरेटर है उसमें रेवेन्यू रहेगा और आपका जो डिनोमिनेटर में है उसमें एवरेज एसेट्स आपके रहेंगे, राइट। तो जितना आपका एसेट टर्नओवर रेशियो हाई है वो उतना बेटर है कंपनी के लिए। वो ये दिखलाता है कि कंपनी को ज्यादा एसेट्स की जरूरत नहीं है अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। और क्योंकि ये वीजा एंड कंसुलर सर्विसेज है और ये डिजिटल सर्विसेज है तो उसके वजह से आपको ज्यादा एसेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एग्जिस्टिंग सेटअप में भी बहुत सारी चीजें ऐड करके उसको एक्सपैंड कर सकते हो। तो इंक्रीमेंटल कैपिटल रिक्वायरमेंट उतनी नहीं रहती और उसके वजह से ही वो इतना प्रॉफिट बना पा रहे हैं और इतना अपना कैश अक्रू कर पा रहे हैं ओवर द इयर्स। तो अगर हम इसमें देखें वीजा एंड कंज्यूमर सर्विस और डिजिटल सर्विस में डिवाइड करके देखें तो डिजिटल सर्विसेज आप देखेंगे 278 करोड़ कंट्रीब्यूट किया था इन्होंने Q2 FY26 में, जिसमें 260% का राइज हुआ था, राइट। और यहाँ पे 26.4% का एबिटा एंड एबिटा मार्जिन का ग्रोथ हुआ था। और यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सिर्फ 9.8% का वीजा एंड कंज्यूमर सर्विसेज। तो वीजा एंड कंज्यूमर सर्विसेज एक तरीके से बहुत ही नॉर्मल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे चल रही है। तो आगे वाले स्लाइड्स में मैनेजमेंट ये भी बताता है कि दे आर लुकिंग टू डाइवर्सिफाई इनटू मोर इनटू डिजिटल सर्विसेज एज वेल, ऑल्दो द मार्जिन्स विल बी लोअर बट that is somewhere where they see the top line growing by a huge percentage, and slowly they would like to align the margins higher and higher because they have acquired in different geographies। उसका पूरा प्ले अलग है, उसका रिसोर्स के कॉस्ट अलग हैं और वो सारी चीजें अलग हैं। तो उसको एक बार एक्वायर आपने कर लिया और क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ था तो धीरे धीरे आप उसको उसमें से वैल्यू डिराइव करना अगर शुरू करेंगे तो एक काफी अच्छा ग्रोथ स्टोरी बन सकता है बिजनेस के लिए। नंबर ऑफ एप्लीकेशन आप देखेंगे 10.1 लाख एप्लीकेशन प्रोसेस किया था वीजा एंड कंसुलर सर्विसेज में Q2 FY25 में, और जो कि ग्रो होके 11.3 लैक्स हो गया है। नेट रेवेन्यू पर एप्लीकेशन जो हर एप्लीकेशन का नेट रेवेन्यू है वो भी ग्रो हो गया है, 3223 रुपीज हो गया है फ्रॉम 2883 रुपीज। तो ये सारे मेट्रिक्स में एक बहुत ही नॉर्मल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखने को मिली है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और ये सारी चीजें वही 10 to 11% की ग्रोथ पे ये चल रही है। बट डिजिटल सर्विसेज जो है वो एक टीयर अवे ग्रोथ पे आ, चल रही है। तो यहाँ थोड़ा और
डेप्थ में जाएंगे बिजनेस के बारे में, यहाँ पे देखेंगे कि FY 25 में 75% जो बिजनेस का था वो वीजा एंड कंसुलर सर्विसेज का था, जो हाई मार्जिन है, और रेवेन्यू ग्रोथ जो है उसका एक तरीके से स्टैग्नेंट हो गया है। और जो डिजिटल है वो 25% है, जिसका जिसका कांस्टेंट एक्विजिशन की वजह से एक बहुत अच्छा उसमें एडिशन हो रहा है। ऐसा नहीं कि वीजा एंड कंज्यूमर सर्विसेज में नहीं हो रहा है, बट डिजिटल में सम ऑफ द एक्विजिशन जो उसने किया था स्पेसिफिकली एडाफिडेलिस, उससे वो जो लोन डिस्बर्समेंट जो कंपनी का हो रहा है वो काफी हाई तरीके से हो रहा है। तो डिजिटल सर्विसेज में जस्ट टू गिव अ बैकग्राउंड, वो करती क्या है, वो गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कस्टमर एनरोलमेंट के लिए बैंक अकाउंट ओपनिंग, POS सर्विसेज, टिकटिंग सर्विसेज, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। तो ये सारे में इनके टच पॉइंट्स हैं। बैंक्स के साथ बड़े तरीके से काम करती है, गवर्नमेंट के साथ बड़े तरीके से काम करती है। जस्ट टू गिव एन इन्फॉर्मेशन कि BLS इंटरनेशनल है जो टॉप 2 ग्लोबल प्रोवाइडर्स ऑफ वीजा है। एक तो है VFS जिसका आपने नाम सुना होगा, दूसरा है BLS। जो BLS है वो 16 to 70% ऑफ द वर्ल्ड्स वीजा जो है, जो प्रोसेस होती है उसमें से प्रोसेस करती है। और उसके बाद फिर VFS नंबर 1 पे आता है, उसके बाद BLS आती है, और फिर और भी कुछ कंपनीज हैं जो आती हैं। तो BLS का 20 years ऑफ ग्लोबल एक्सपीरियंस है, 70+ कंट्रीज ऑफ ऑपरेशन है। और ये सारे पॉइंट्स है। 2193 करोड़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा था FY 25 के फाइनेंशियल्स में, जिसमें से पैट 540 करोड़ रहा था। पैट मार्जिन काफी इंप्रेसिव है, 25%। बहुत ही कम बिजनेसेस हैं जिनका पैट मार्जिन 25% पे आता है, एसेट लाइट होते हैं। तो ये काफी इंप्रेसिव, और एक तरीके से ग्रोथ भी इनका टेलविंड सेक्टर में है। नए नए एवेन्यूज ऑफ ट्रैवल हो रहे हैं, ट्रैवल भी जो एक पोर्शन एशिया एशिया में एक डेफिनेटली अ बिग पार्ट काउंट हो रहा है। चाइना, इंडिया, आई थिंक ये ग्रोइंग इकोनॉमीज में ट्रैवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहने वाला है। तो उसके वजह से आई थिंक टेलविंड्स काफी हैं बिजनेस के लिए। तो इसका इन्वेस्टमेंट रैशनल जो है, इट इज वन ऑफ द एस्टेब्लिश मार्केट प्लेयर, वन ऑफ द टॉप 2 ग्लोबल प्रोवाइडर्स ऑफ वीजा, पासपोर्ट, कंसुलर एंड सिटीजन सर्विसेज। 2 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, 70+ कंट्रीज में इन्वॉल्व है, और 46+ क्लाइंट गवर्नमेंट्स हैं। फोकस ऑन एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, ऑर्गेनिक रूट। तो तो डाइवर्सिफाइंग बिजनेस मॉडल, ये डिजिटल सर्विसेज बिजनेस को अपना और ग्रो करना चाहती हैं, और इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन के लिए एवर रेडी रहती है, क्योंकि कैश ऑन इनके बुक्स में काफी है। इन्होंने आई डेटा, सिटीजनशिप इन्वेस्ट, वीजा बिजनेस एंड एडोफिडेलिस सोल्यूशन डिजिटल बिजनेस के अंडर अक्वायर किया था। अ, और इनका जो ऑपरेशंस है, पहले क्या होता था कि पहले ये पार्टनर रन मॉडल पे चलती थी, बट अब जो है ये सेल्फ सेल्फ मैनेज्ड मॉडल पे चल रही है। तो उसकी वजह से इनके जो मार्जिन है उसमें काफी इंप्रूवमेंट हुए हैं। कॉस्ट एफिशिएंसीज में इनका फोकस है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस में भी इनका फोकस है। तो इंडस्ट्री टेलविंड्स की अगर बात करें तो ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री 8% के CAGR से ग्रो करने जा रही है 2024 to 2029 के बीच में। इनका हमने ग्रोथ देखा है 10% पे चल रहा है अभी वीजा एंड कंज्यूलर सर्विसेज पे। आउटसोर्सिंग का जो वीजा मार्केट है वो एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 14% CAGR, इसमें इन्होंने USA हटा दिया है। 14% CAGR से ग्रो करना है। ग्लोबल कंज्यूमर सर्विसेज मार्केट जो है वो 32% CAGR से ग्रो करना है 2024 और 2029 के बीच में। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर कंपनी की बात करें तो 37% CAGR से रेवेन्यू ग्रो हुआ है 22 और 25 के बीच में। काफी हाई ग्रोथ कंपनी ने देखा है। अ, और अभी जो है प्राइस एक तरीके से डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 50 DA में 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे चल रही है प्राइस। प्राइस एक लोअर ट्रैजेक्टरी में है। और फोकस ऑन प्रॉफिटेबल ग्रोथ, 81% एबिटा CAGR से ग्रो हुआ है। कैश जनरेटिंग बिजनेस, 829 करोड़ कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन FY 25। और अभी अगर H1 FY 26 की बात करें तो 1300 करोड़ पे ऑलरेडी बैठा है। रिटर्न रेशियोज जो है 22% ROCE है और 31.3% ROE है। इनका एसेट टर्नओवर रेशियो क्लोज टू 9 पॉइंट समथिंग X है, जो कि काफी हाई है। तो ये सब मैनेजमेंट ने हमें पिच किया है कि सम ऑफ व्हाई दे शुड वी शुड इन्वेस्ट इन BLS इंटरनेशनल। प्लीज डू फॉर्म योर ओन इंडिपेंडेंट व्यूज, एंड
योर ओन इंडिपेंडेंट रिसर्च. It is BLS International है अगेन टॉप टू ग्लोबल प्लेयर्स है विद 2 decades of experience. ये सारी चीजें तो BLS holds 17% market share by value and 10% by volume in the global visa outsourcing market except USA in 2024. तो ये एक बहुत बड़े नंबर्स हैं. आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ये 17% को ये कितना ग्रो कर सकती है, ये काफी इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए. क्योंकि अगर ये ग्रो कर सकती है तो ये शेयर होल्डर्स के लिए काफी पैसा बना सकती है. और क्योंकि इसके इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और एवेन्यूज है, तो ये शेयर होल्डर्स ये जो अपने परफॉर्मेंस है उसको और फास्ट तरीके से ग्रो कर सकती है, रादर देन जस्ट डिपेंडिंग ऑन कैपिटल डिप्लॉयमेंट एंड देन फैक्ट्री बनाना, और वो जो ट्रेडिशनल राउट होता है एक बिजनेस को बहुत फास्ट तरीके से ग्रो करने वाला. तो वीजा एंड कंसुलर बिजनेस में आप देखेंगे 30% CAGR. आई थिंक ये सब चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है. तो मूविंग ऑन, कोर सर्विसेज जो है वीजा एंड अलाइड सर्विसेज में आप देखिए आउटसोर्स वीजा प्रोसेसिंग, बायोमेट्रिक्स, ई वीजा, इंश्योरेंस, SMS अलर्ट, ट्रांसलेशन सर्विसेज, मोबाइल बायोमेट्रिक्स. तो ये सारी चीजें आई थिंक कोई भी हम लोग अगर गए होंगे वीजा सर्विसेज अप्लाई करने के लिए तो वी वुड हैव गॉन थ्रू ऑल दिस. वो फिर पार्सल भी करवाते हैं घर घर तक. तो वो सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है. सिटीजन सर्विसेज में देखें तो पासपोर्ट रिन्यूअल, ऑथेंटिकेशन ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, लीगलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें इन्वॉल्व है. अभी ये दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सपैंडिंग होराइजंस. तो एज डिस्कस कि इन्होंने कहा था कि ये डिजिटल सर्विसेज को काफी बड़े तरीके से ग्रो करना चाहती है, और वो उनका डेफिनेटली फोकस होने वाला है कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ उससे निकाला जाए. 4 एक्विजिशन जो उन्होंने किए थे, एक था आई डेटा जिसकी हम बात कर रहे थे. जुलाई 22 में BLS एक्वायर्ड 100% स्टेक ले लिया था आई डेटा में. ये एक रीजनल प्लेयर है वीजा प्रोसेसिंग सर्विसेज में. सिटीजनशिप इन्वेस्ट में भी 100%. लीडिंग प्लेयर इन रेसिडेंसी एंड सिटीजनशिप प्रोग्राम्स. एडाफिडलिस में 57%. लीडिंग लोन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग प्लेयर इन इंडिया. और ट्राइफिडियन होटल UK. तो ये हम बात कर रहे थे जो इन्होंने 100% स्टेक लिया था, जो कि इंग्लैंड एंड वेल्स के लॉ के अंडर इनकॉर्पोरेटेड है. तो डिजिटल सर्विसेज बिजनेस ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है. आई थिंक मैं ज्यादा डिटेल में इसमें जाऊंगा नहीं, ये आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ सकते हैं. और ये हमने ऑलरेडी आई थिंक काफी डिस्कस किया हुआ है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनरोलमेंट ऑफ कस्टमर्स, ओपनिंग बैंक अकाउंट, बैलेंस इंक्वायरी, मनी ट्रांसफर, पासबुक अपडेशन, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, पैन, आयुष्मान भारत. तो ये लो मार्जिन बिजनेस है जो एक तरीके से काफी कॉमोडिटाइज्ड है. जो जिसमें आई थिंक मोट उतना ज्यादा मुझे दिखता नहीं है. जो मोट है आई थिंक वो वीजा एंड कंज्यूमर सर्विसेज में ज्यादा है. तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एबिटा मार्जिन भी जो है वो 11%, FY 25 में गिर के 11% हो गई है कॉन्स्टेंटली. क्योंकि एक्वायर करते जा रहा है, आपका एबिटा मार्जिन परसेंटेज आई थिंक लोअर लेवल की तरफ जा रहा है. जैसे जैसे आपका रेवेन्यू ग्रो होता जा रहा है, आपका एबिटा परसेंटेज, जो कंट्रीब्यूटरी एबिटा परसेंटेज है वो कम होते जा रहा है. तो इनके जो कुछ एक्विजिशन थे, आई थिंक आई डेटा जो था वो 2005 में फाउंड हुआ था. वीजा प्रोसेसिंग कंसुलर सर्विस करता है. ये जर्मनी, इटली एंड चेक रिपब्लिक में कंसुलेट्स है, और इंक्लूडिंग अदर कंट्रीज. 37 वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स है. 720 करोड़ में आई डेटा को खरीदा गया था 100% स्टेक के लिए जुलाई 24. और इसका जो जस्टिफिकेशन उन्होंने दिया है वो है मार्केट शेयर एक्सपेंशन. तो ये इसका एक जस्टिफिकेशन दिया है. फिर दूसरा जो है सिटीजनशिप इन्वेस्ट, founded in 2009, investor programs for residency and citizenships to high net worth individuals, 15 plus countries with 99% application, 20 investment programs, 100% stake in 260 crore in October 24, diversifying into rapidly growing sectors. ये इनका एक justification था इस ग्रोथ को लेके. फिर एडोफिडलिस सॉल्यूशंस जो है ये फाउंडेड इन 2018 है. डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोसेसिंग लोन्स फॉर कॉर्पोरेट्स एंड इंडिविजुअल्स. एवरेज मंथली लोन डिसबर्समेंट ऑफ 1500+ करोड़. 57% स्टेक एक्वायर्ड फॉर 123 करोड़. इनका जो जस्टिफिकेशन है डाइवर्सिफिकेशन.
तो इनका यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है वो भी थोड़ा देखते हैं। आई थिंक इनका एक तो प्रॉफिटेबल ग्रोथ काफी है, आरओसी आरओई के नंबर्स भी काफी हाई हैं, एसेट टर्नओवर रेशियो जो है वो भी काफी हाई है। फिर जो मोस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर एक्सक्लूसिव एंश्योरिंग नो ओवरलैप इन रीजन और कंट्रीज बिटवीन वेंडर्स। तो ये अपना मोड डिफाइन कर रहे हैं कि इनका मोड कहाँ पे है। कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन भी जो होता है वो 5 से 10 साल का होता है, तो एक तरीके से रेवेन्यू विजिबिलिटी और एक कंफर्ट रहता है कि हाँ, 5 फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years एक एन्युटी टाइप प्रोडक्ट है जिसमें आपको कॉन्स्टेंटली आपके टॉप लाइन पे वो हिट करता रहेगा। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है, इसका मतलब ये है कि बीएलएस इज अ कैश जनरेटिंग बिजनेस विद नेगेटिव वर्किंग कैपिटल एज प्रोसेसिंग फीस इज कलेक्टेड अप फ्रंट इवन बिफोर सर्विसेज आर रेंडर्ड। तो इसमें वो वाली बात नहीं है कि आपने माल पहुंचा दिया ट्रक में लोड करके और वो आपका जो जिसको आपने माल पहुंचाया था वो भाग गया। इसमें ये सारी चीजें हैं ही नहीं। इसमें आप पहले सर्विस प्रोवाइड करने से पहले सीधा हाथ में कैश लोगे, वो कैश अपने गल्ले में डालोगे और उसके बाद आप उसको वीजा सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करोगे। तो इसमें वो बैड डेट ये वो सब बहुत कम है, क्योंकि स्पेशली वीजा एंड कंज्यूमर सर्विस में तो है ही नहीं। और बाकियों में आई थिंक जिसमें आप गवर्नमेंट के साथ डील कर रहे हो उसमें हो सकता है थोड़ा मोड़ा। बट इस ये जो है ये डेफिनेटली मैं मानता हूँ इनका मोड है कि आपको पहले कैश मिलेगा उसके बाद ही आप सर्विस प्रोवाइड करोगे। Zero receivables from missions and embassies because nothing is left on the table to be collected. High asset turnover ratio, 9.7x. All the visa applications across the world are on lease. Asset turnover ratio में न्यूमरेटर में आपका रेवेन्यू है और डिनोमिनेटर में आपका एवरेज एसेट है, ओपनिंग एसेट क्लोजिंग एसेट डिवाइडेड बाय 2। तो जितना हायर नंबर वो ये दिखाता है कि आप हाई रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो अपने गिवन एवरेज एसेट्स के थ्रू। तो ये हायर नंबर एक डेफिनेटली गुड साइन है। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर विजिबिलिटी है। तो ये कह रहे हैं कि मेनी मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स अप फॉर रिन्यूअल अपॉर्चुनिटी इन द रेंज ऑफ 1 to 2 बिलियन US डॉलर। तो 1 बिलियन US डॉलर हो गया आपका। आप मान लीजिए अगर 90 का रेट चल रहा है US डॉलर का, तो 9,000 करोड़ हो गया और 2 बिलियन हो गया 18,000 करोड़। Interesting M&A opportunities in the visa and consular services. Given strong cash generation, BLS's balance sheet is quite healthy with net cash balance of 1306 crore as of 30 September 2025. This is despite investment of approximately 1,000 crore during FY25 on various acquisitions. So that's it from my side of this edition. Hope you enjoyed this edition. Do let me know in the comment section what you thought about this. Thank you so much and goodbye.